क्या हुआ? आपके चेहरे पर चिंता की लकीर क्यों दिखाई दे रही है? अरे चिंता नहीं करूं तो क्या करूं चमेली। अरे तुम तो जानती हो कि महाराज का जन्मदिन नजदीक आ रहा है और महाराज से मेरी कितनी गहरी मित्रता है। अपने जन्मदिन के अवसर पर महाराज हर वर्ष मुझसे मिलने मेरी हवेली में आते हैं। ये तो बहुत खुश होने की बात है। इसमें चिंता की क्या बात है? ओहो, चिंता की बात ये है कि मैं हर वर्ष महाराज को जन्मदिन पर एक भेंट देता हूँ, परंतु पिछली बार महाराज ने मुझसे कहा था कि अगली बार उन्हें एक बहुत ही सुंदर मूर्ति चाहिए। अब तुम ही बताओ, महाराज का जन्मदिन 2 दिन बाद है, अब इतनी जल्दी कौन मूर्ति तैयार कर सकता है, वो भी सुंदर सी मूर्ति? बताओ। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अपने गांव का मूर्तिकार राघव, क्या वो गांव में नहीं है? वो तो जल्दी मूर्ति बना लेता है। अरे राघव की बात मत करो, कई दिनों से बीमार पड़ा है, वो मूर्ति तो बना ही नहीं सकता और यही तो मेरी चिंता का विषय है। इस तरह टहलने से चिंता दूर नहीं होगी। अरे बाहर निकलिए और किसी और से चर्चा कीजिए। इतना कहकर चमेली वहाँ से चली गई। धनीराम उसकी बात सुनकर सीधे मुखिया के घर पहुँचा। अरे धनीराम जी, आप मेरे घर पर? क्या बात है भाई, सब कुशल मंगल तो है ना? अरे क्या कुशल मंगल है मुखिया जी, बात बड़ी गंभीर है, वही सब आपको बताने आया हूँ जो अभी अपनी पत्नी को बता के आ रहा हूँ। महाराज का जन्मदिन 2 दिन बाद है और मैं पिछले वर्ष उन्हें वचन दे चुका हूँ कि इस बार उन्हें एक सुंदर मूर्ति भेंट दूंगा। अब आप ही बताइए, करूँ तो क्या करूँ? ओ, ये तो बहुत चिंता की बात है। महाराज आपके गहरे मित्र हैं और आपकी वजह से ही गांव का विकास होता है। चलिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी विशेष कार्य से पड़ोस के गांव जा रहा हूँ। वहाँ पता करूंगा कि कोई कुशल मूर्तिकार हो तो उसे तुरंत आपकी हवेली में ले आऊंगा। हाँ, ये आपने पते की बात कही मुखिया जी, याद से इस बात को भूलिएगा नहीं। मैं आपके भरोसे हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। धनीराम इतना कहकर चला गया। मुखिया जंगल की ओर बढ़ गया, जहाँ से रास्ता पड़ोसी गांव की ओर जाता था। मुखिया जंगल के आधे रास्ते में पहुँचा ही था कि अचानक उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। हाँ, चलो कुछ तो नजर आया। एक काम करता हूँ, पहले पेट पूजा कर लेता हूँ। हाँ। मुखिया तालाब के किनारे बैठकर खाना खाने लगा। तभी एक अजनबी व्यक्ति वहाँ आ पहुँचा। क्षमा कीजिएगा, देखिए आप तो आसपास के गांव के नहीं लगते। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मेरा नाम आदित्य है। अच्छा 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 अच्छा, वैसे तो मैं मुखिया हूँ। ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बस यूं समझ लीजिए, बहुत दूर दराज का रहने वाला हूँ। अच्छा 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 अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जंगल में क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं, और आपने पूछ ही तो लिया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मैं एक मूर्तिकार हूँ और काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य भटकता रहता हूँ। तो बस समझिए, पद यात्रा करते करते जा रहा हूँ। ये सुनकर मुखिया की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम सच में मूर्तिकार हो? हाँ हाँ, मैं मूर्तिकार हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? अरे मतलब देखो, क्या तुम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हो? क्या है कि दरअसल हमारे गांव के जमींदार धनीराम महाराज विक्रम के घनिष्ठ मित्र हैं और 2 दिन बाद महाराज का जन्मदिन है और धनीराम ने उन्हें एक सुंदर मूर्ति भेंट में देने का वचन दिया है। बस यही बात है। ओ, तो आप निश्चिंत रहिए मुखिया जी, जब आप मेरी कला को देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। हाँ, ये कही तुमने पते की बात। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम की बहुत अच्छी कीमत दिलवा सकता हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ। मुखिया आदित्य को लेकर सीधे धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। मुखिया उस अजनबी युवक को लेकर हवेली पहुँच गया। धनीराम चौंक गया। हैं? अरे मुखिया जी, ये साथ में कौन सा युवक पकड़ लाए? ऐसे ही किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को नहीं पकड़ लाया धनीराम जी। ये समझिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है,
इनका दावा है कि ये बहुत अच्छी मूर्ति बना सकते हैं। जमींदार ने गहरी नजर से आदित्य को देखा। क्यों भैया, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको विश्वास न हो तो आप मुझे आजमा कर देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप मुझे मूर्ति बनाने का सामान मुहैया करवा दीजिए। फिर देखिए आप, मैं कुछ ही देर में ऐसी मूर्ति बनाकर दूंगा जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। धनीराम ने तुरंत मूर्ति बनाने का सामान मंगवाया और आदित्य एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में जुट गया। कुछ घंटे बाद मूर्ति तैयार हो गई। हाँ, ये लीजिए, अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये मूर्ति कैसी बनी है। देखिए। जैसे ही धनीराम और मुखिया ने मूर्ति देखी, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे बाप, अद्भुत! आहा, क्या कारीगरी है, क्या मुजस्समा है! वाह 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 भैया, अब मुझे विश्वास है कि महाराज को ये बहुत पसंद आएगी। आहा, तुमने तो हमारा मन जीत लिया आदित्य, क्या बात है, क्या बात है। धनीराम ने प्रसन्न होकर स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली आदित्य को दे दी। आदित्य मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। चलो तो धनीराम, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा काम हो गया। मुखिया भी वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद धनीराम की हवेली फूलों से सजी हुई थी। वहाँ कई नौकर और अन्य गांव के लोग मौजूद थे। धनीराम बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसका एक नौकर आकर बोला, महाराज आ चुके हैं मालिक। धनीराम दौड़ता हुआ हवेली के बाहर गया। राजा विक्रम अपने 2 सैनिकों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। स्वागत है महाराज, स्वागत है। यूं समझिए, पलके बिछाए इंतजार में था आपके। दर्शन हुए तो हमारा सौभाग्य और बढ़ गया। बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था। लेकिन ये क्या महाराज, आपके साथ तो हर साल राजकुमार अर्जुन आते थे, वो दिखाई नहीं दे रहे। क्या इस वर्ष नहीं आए क्या? अब देखिए, वो हमारे साथ आ रहा था, परंतु आप तो जानते हैं कि उसे शिकार का कितना शौक है। एक शिकार पर उसकी नजर पड़ गई तो बस लग गया उसके पीछे। आप उनकी चिंता मत कीजिए, कुछ देर बाद आ जाएंगे। धनीराम मुस्कुराया और राजा विक्रम को अंदर ले आया। हाँ तो महाराज, अब थोड़ा सा जलपान भी कर लेते हैं। देखो, जलपान वलपान हम बाद में करेंगे भाई, सबसे पहले हम वो भेंट देखना चाहते हैं। याद है ना तुम्हें, कौन सी भेंट? पिछले वर्ष तुमने कहा था कि अगली बार हमें आप एक सुंदर मूर्ति भेंट करेंगे जिसे देखकर हम प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो बस हमें सबसे पहले वही दिखाइए। हम जानते हैं महाराज, आप इसी का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए हमने पहले ही प्रबंध करवा रखा है। आइए 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 आइए। धनीराम राजा विक्रम को मूर्ति के पास ले गया। मूर्ति पर काला कपड़ा पड़ा हुआ था। ये देखिए महाराज, ये एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति है जिसे देखकर आप पल के झपकाना भूल जाएंगे। हाँ। धनीराम ने जैसे ही काले कपड़े को हटाया, राजा विक्रम बुरी तरह चौंक गया। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें टपकने लगीं। हमको ये बताओ, इस मूर्ति को किसने बनाया है? धनीराम डर गया। महाराज, क्या बात है? इस मूर्ति को देखकर आप डर क्यों गए? धनीराम का सवाल खत्म भी नहीं हुआ था कि उसी पल रंग बिरंगी किरणों के बीच वो मूर्ति एक सुंदर मनुष्य के रूप में प्रकट हो गई। उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। तुम्हारा समय पूरा हो गया है महाराज, अब तुम्हारे सही स्थान जाने का समय आ गया है। इतना कहकर वो लड़की राजा विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लेती है और अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों में दोनों गायब हो जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दूर से दृश्य देख रही चमेली का मुंह खुला का खुला रह गया।
ये क्या हुआ? तभी वहाँ पर राजकुमार अर्जुन आ गया। चारों ओर का सन्नाटा देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। धनीराम ने सारी घटना सुना दी। ओहो, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने एक मूर्तिकार से एक सुंदर लड़के की मूर्ति बनवाई और जब मेरे पिता ने उसे देखा तो वो मूर्ति अचानक से जीवित हो गई और मेरे पिता के साथ गायब हो गई। क्या मजाक कर रहे हो क्या? हैं? अरे मजाक क्यों करूंगा? मेरी बात पर विश्वास कीजिए राजकुमार, मेरा एक एक शब्द सत्य है। राजकुमार अर्जुन क्रोधित हो गया और मुखिया का गिरेबान पकड़ लिया। मेरी बात कान खोल कर सुनो मुखिया, तुम उस मूर्तिकार को लेकर आए थे ना, आखिर वो तुम्हें कहाँ मिला था, बताओ मुझे। वो राजकुमार, वो मुझे जंगल के रास्ते में तालाब के पास मिला था। राजकुमार अर्जुन तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है। सैनिकों, जंगल का कोना कोना छान मारो, अगर कोई भी मूर्तिकार मिले तो उसे तुरंत पकड़कर लेकर आओ, जल्दी करो, जाओ। मुखिया डरते हुए राजकुमार अर्जुन से बोला। छोटा मुंह बड़ी बात राजकुमार, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये मामला बड़ा ही विचित्र और मायावी है और ऐसे मामलों में साधु संत या महात्मा ही मदद कर सकते हैं। हमारे गांव में कोई साधु संत तो नहीं है, लेकिन गंगा मौसी नाम की एक वृद्धा है जिसे कुछ तंत्र क्रियाओं का ज्ञान है। मैं क्या कहता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सके। तो ठीक है, तुरंत हमें गंगा मौसी के पास ले चलो, चलो। कुछ ही देर में राजकुमार अर्जुन धनीराम और मुखिया के साथ एक पुरानी झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ एक वृद्धा जमीन पर बैठी हुई थी। उसके चारों ओर तंत्र मंत्र का सामान फैला हुआ था। धनीराम कांपते स्वर में सारी घटना बताने लगा। गंगा मौसी ने राजकुमार अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी ये जानने की कि आखिर ये सब हुआ क्या है। इतना कहकर गंगा मौसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में उसका चेहरा और आंखें लाल पड़ने लगी, जैसे उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, और फिर अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उनसे खून बहने लगा। ये क्या हुआ? आपकी आंखों से खून क्यों बह रहा है? जिसने भी तुम्हारे पिता का अपहरण किया है वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो मूर्तिकार कोई साधारण युवक नहीं है, वो बहुत बड़ा जादूगर है। मैंने अपनी शक्ति से उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं दिखा। जो कुछ दिखा वो था कनिष्क के जंगल में स्थित एक खंडर नुमा किला। मुझे लगता है तुम्हारे पिता वही हैं, लेकिन याद रखना, वहाँ जाना अपनी मौत को दावत देना है। कनिष्क जंगल रहस्यों से भरा हुआ है। मैं जानता हूँ कि वो जंगल हमेशा से रहस्यमयी रहा है। उसके बारे में अनेक विचित्र अफवाहें हैं, पर वो कितना भी खतरनाक क्यों न हो, मैं अपने पिता को बचाऊंगा और ये रहस्य भी सुलझा कर रहूंगा कि वो मूर्तिकार कौन था, उसने किस रानी की मूर्ति बनाई और वो जीवित कैसे हो गई, और मेरे पिता को लेकर गायब कहाँ हो गई। राजकुमार अर्जुन झोपड़ी से बाहर आ गया और अपने घोड़े पर चढ़ गया। तभी धनीराम दौड़ता हुआ आया। राजकुमार, 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 मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े को कनिष्क जंगल की ओर दौड़ा देता है। कुछ घंटे के बाद राजकुमार अर्जुन का घोड़ा कनिष्क जंगल की गहराइयों में दौड़ रहा था, लेकिन अगले ही पल घोड़ा अचानक रुक गया और अर्जुन को अपनी पीठ से गिरा दिया। राजकुमार अर्जुन उठकर खड़ा हुआ और दोबारा घोड़े पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। अरे आगे चल। ये घोड़ा तो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है और चारों ओर घना जंगल है। लगता है मुझे आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। उसने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि झाड़ियों से एक सर्प निकलकर उसके पैरों पर लिपट गया।
राजकुमार अर्जुन कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और वो बेहोशी की अवस्था में सर्प को देखता रहा। अचानक उसके कानों में एक लड़की की आवाज गूंजी, तुरंत झाड़ियों को तोड़ो और उस स्थान पर लगाओ जहाँ सर्प ने डसा है। राजकुमार अर्जुन कांपते हाथों से झाड़ियों को तोड़कर डसे हुए स्थान पर लगाने लगा। कुछ देर बाद दर्द कम होने लगा। जब उसने झाड़ी के पत्तों को देखा तो पाया कि वो पूरी तरह काले पड़ चुके थे। अब तुम सुरक्षित हो। झाड़ियों के काले पड़ जाने का अर्थ है कि तुम्हारे शरीर का विष चूस लिया गया है। राजकुमार अर्जुन उठकर खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। ओहो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मेरी मदद किसने की? ये आवाज कहाँ से आ रही थी? तभी एक मैना पक्षी उड़ती हुई उसके सामने आकर बैठ गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रही थी। मुझे जंगल की जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है, नहीं तो तुम्हारा क्या होता? हैं? तुम तो एक पक्षी हो। तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकती हो? क्या तुमने कभी कनिष्क जंगल के बारे में नहीं सुना? ये वही रहस्यमयी जंगल है जहाँ कुछ भी संभव है। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन का भय कुछ कम हुआ। तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो कोई मनुष्य आता ही नहीं। राजकुमार अर्जुन मैना पक्षी को सारी घटना विस्तार से बताने लगा। समझ गई, तुम्हें उस खंडहर नुमा किले तक पहुंचना है जो इस जंगल के बीचों बीच है। लेकिन सुन लो, वहाँ बड़े खतरनाक प्राणी रहते हैं। मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ, पर अंदर जाना मतलब मौत को दावत देना है। देखो, जो भी हो, मैं अपने पिता को बचा कर रहूंगा और उस रहस्य को सुलझाऊंगा। तो सुनो, उससे पहले तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ही सफल हो पाओगे। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। बताओ, मुझे क्या करना होगा? यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है। उसका पानी पवित्र माना जाता है, पर वर्षों से एक राक्षस ने उस तालाब पर कब्जा कर लिया है। कोई भी उस तालाब का पानी नहीं ले सकता। उस जल की विशेषता है, यदि वो पानी किसी शापित प्राणी पर डाला जाए तो वो शाप मुक्त हो जाता है, और अगर किसी राक्षसी शक्ति पर डाला जाए तो वो जलकर राख हो जाती है। ठीक है, तो मुझे उस तालाब तक ले चलो। मैना पक्षी उड़ने लगी और राजकुमार अर्जुन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वो पवित्र तालाब के सामने पहुंच गए। यही है वो तालाब। राजकुमार अर्जुन इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटी सी मटकी पर पड़ी। जैसे ही उसने मटकी को तालाब में डुबोया, पानी में से काला धुआं उठने लगा और वो धुआं एक राक्षस में परिवर्तित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब से पानी लेने की? क्या तुम नहीं जानते कि ये मेरा क्षेत्र है? देखो, इस तालाब का पानी मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। राक्षस कुछ क्षण उसे घूरता रहा और फिर रंग बिरंगे धुएं से सुंदर पुरुष में बदल गया। तो तुम राक्षस नहीं थे? मैं बुरे लोगों के लिए राक्षस हूँ, पर वास्तव में मैं इस जंगल का रक्षक देवता हूँ। जो भी इस तालाब का पानी लेने आता है, राक्षस को देखकर डर कर भाग जाते हैं, लेकिन तुम नहीं डरे। अब तुम इस तालाब का पानी जितना चाहे ले सकते हो। राजकुमार अर्जुन ने शीशी में पवित्र जल भरा और मैना पक्षी से कहा, हाँ, चलो, अब मुझे किले तक ले चलो। चलो, मैं तुम्हें किले तक पहुंचा देती हूँ। कुछ घंटों बाद राजकुमार अर्जुन कनिष्क किले के बाहर खड़ा हुआ था। अब तुम्हें आगे का सफर खुद ही तय करना होगा। तुम्हें किले के अंदर स्वयं जाना होगा। क्या बात है, तुम मेरे साथ किले के अंदर नहीं चलोगे? नहीं, अंदर किले में तुम्हें तुम्हारे पिता और वो मूर्तिकार भी मिल जाएगा। याद रखना, मैं अचानक उड़ती हुई अंदर आ जाऊंगी और जब मैं कहूँ कि तालाब का जल किसके ऊपर छिड़कना है तो बिना देरी किए उसी के ऊपर डाल देना। सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैना पक्षी तुरंत उड़ती हुई वहाँ से चली गई और राजकुमार अर्जुन किले के भीतर चला गया।
किले के अंदर प्रवेश करते ही राजकुमार अर्जुन ने देखा कि एक पिंजरे में उसके पिता राजा विक्रम बंद थे और पिंजरे के सामने एक सुंदर युवक और एक अत्यंत सुंदर स्त्री आंखें बंद किए हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे। हाँ, मुझे पूरा विश्वास था अर्जुन कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ जरूर आओगे। हाँ मेरे बेटे। राजा विक्रम की आवाज सुनते ही वो सुंदर स्त्री और युवक अपनी आंखें खोल देते हैं। युवक मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखता है। तो बेटा अपने पिता को बचाने आया है, लेकिन मूर्ख, तू नहीं जानता कि अब तू भी यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। यह तेरी गलतफहमी है मूर्तिकार। तू मुझे यह बता कि तूने मेरे पिता को बंदी बनाकर क्यों रखा है? आखिर तूने किसकी मूर्ति बनाई थी जो जीवित होकर मेरे पिता का अपहरण करके यहाँ ले आई उन्हें? आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है और है कौन तू? बता मुझे। तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जिस स्त्री की मैंने मूर्ति बनाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है, जो कि मेरे बगल में खड़ी है। आदित्य की बात सुनकर वो अत्यंत सुंदर स्त्री मुस्कुरा उठी। ये विद्या मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी। मैं किसी भी स्त्री की मूर्ति बनाकर उसमें कुछ देर के लिए जान डाल सकता हूँ और जादुई शक्तियां भी भर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे पिता को कैद करना था, इसीलिए मैंने जानबूझकर अपनी माँ की मूर्ति बनाई और कुछ देर बाद वो मूर्ति जीवित हो गई और तुम्हारे पिता को गायब करके यहाँ ले आई। अच्छा, तो तू कहना क्या चाहता है? जब तू किसी भी मूर्ति को बना सकता है तो फिर तूने अपनी माँ की ही मूर्ति बनाकर मेरे पिता का अपहरण क्यों करवाया? आखिरकार तू है कौन? साफ साफ बताता क्यों नहीं है? मैं कौन हूँ? अरे अगर यही जानना चाहते हो तो अपने पिता से पूछो कि मैं कौन हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई, राजा विक्रम केवल तुम्हारे पिता नहीं, मेरे भी पिता हैं। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन चौंक गया। क्या? ये झूठ है, ये झूठ है पिताजी, ये झूठ है ना? अगर ये झूठ है तो सामने तुम्हारे पिता खड़े हैं, इनसे पूछो इनसे। अब ये झूठ नहीं बोल पाएंगे, पूछो। राजा विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी, क्या ये लड़का, ये आदित्य, क्या ये सही कह रहा है? ये मूर्तिकार क्या कह रहा है पिताजी? क्या ये सत्य कह रहा है? हाँ ये सत्य कह रहा है। इसके बगल में जो स्त्री खड़ी है उसका नाम चंद्रलेखा है। ये मेरी पत्नी है और ये मेरा पुत्र है। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन फिर चौंक गया। पिताजी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आखिरकार ये क्या रहस्य है? अरे क्या बताऊं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। शायद उसी की सजा हमें अब मिल रही है। चंद्रलेखा हमारी पहली पत्नी थी। चंद्रलेखा के बाद ही मैंने तुम्हारी माँ से विवाह किया था और फिर तुम्हारा जन्म हुआ। इतना कहकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया और बोला। राजा विक्रम महल के बगीचे में खड़ा हुआ था कि तभी उसका पिता महाराज भैरव उसके पास आया। हाँ, ये बात उन दिनों की है जब मेरे पिता ने राज्याभिषेक से पहले, मतलब बस एक ही दिन पहले, मुझे बुलाकर कहा, विक्रम, तुम्हें अभी इसी समय वल्लभगढ़ जाना होगा। वहाँ पर मैंने तुम्हारा रिश्ता चंद्रलेखा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से तय कर दिया है। याद रखना, चंद्रलेखा की एक जुड़वा बहन तारा भी है। कहते हैं कि उन दोनों में इतनी समानता है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि इनमें से कौन चंद्रलेखा और कौन तारा। मैं चाहता हूँ कि तुम चंद्रलेखा से मिल लो। राजा विक्रम मुस्कुराया और बल्लभगढ़ के लिए रवाना हो गया। कुछ ही देर में वो बल्लभगढ़ के महल के एक कक्ष में राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ बैठा था। पिताजी ने हमसे कहा था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। बस देखो, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ और तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। मेरे पिता ने मेरे लिए आपको चुना है
और मेरे पिता की मर्जी ही मेरी मर्जी है। विक्रम मुस्कुराया और उठकर खड़ा हो गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी है। वो तुम्हारे साथ नहीं आई? कहाँ है वो? नहीं, वो कुछ दिनों से बीमार है। हो, मैंने ये भी सुना है कि तुम दोनों में काफी समानताएं हैं। लेकिन देखो, कोई ना कोई तो फर्क होगा ना जिससे पहचाना जा सके। हाँ, मेरे शरीर पर कोई तिल नहीं है, परंतु राजकुमारी तारा के कान के पास एक छोटा सा तिल है, बस यही फर्क है। विक्रम मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद विक्रम और चंद्रलेखा का विवाह संपन्न हो गया। समय बीतता गया और चंद्रलेखा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। विक्रम उत्साहित होकर महल के कक्ष में आया, पुत्र को गोद में उठाया। अरे वाह वाह वाह! तुमने तो एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। अरे वाह! आहा! इसका नाम हम अर्जुन रखेंगे। इतना कहकर विक्रम मुस्कुराता हुआ राजकुमारी को देखने लगा, लेकिन तभी उसकी दृष्टि उसकी कान पर गई। वहाँ एक छोटा सा तिल था। विक्रम का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपने पुत्र को चंद्रलेखा के सामने रख दिया। कौन हो तुम? ये आपको अचानक क्या हो गया? जो पूछा हमने उसका उत्तर दो। कौन हो तुम? तुम चंद्रलेखा नहीं हो ना? बोलो। वो स्त्री घबरा गई। ये आप क्या कह रहे हैं? जब मेरी पहली बार चंद्रलेखा से बातचीत हुई थी, तब उसने बताया था कि उसके शरीर पर कोई तिल नहीं है। उसने ये भी कहा था कि तारा के कान के पास में तिल है और तुम्हारे कान के पास तिल है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम चंद्रलेखा नहीं, तुम तारा हो। तारा, बोलो। ये सुनकर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, आप सही कह रहे हैं। मैं चंद्रलेखा नहीं बल्कि तारा हूँ। हो, इसका मतलब यह हुआ कि अब तक मैं तुम्हें चंद्रलेखा समझकर तुम्हारे साथ रह रहा था और तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? नहीं, मेरे पिता ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, बल्कि नियति ने हमारे साथ किया। विवाह वाले दिन रहस्यमयी परिस्थिति में चंद्रलेखा की मृत्यु हो गई। पिताजी अंदर से टूट गए थे। वो नहीं चाहते थे कि आपकी बारात बिना दुल्हन के लौट जाए, इसलिए उन्होंने मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बैठा दिया। मेरी गलती ये थी कि मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई, पर मुझे आपसे इतना प्रेम मिला कि मैं सब कुछ भूल गई। जो भी हो, धोखा तो धोखा ही होता है और मैं इस धोखे को स्वीकार नहीं करूंगा। ना तुम्हें स्वीकार करूंगा और ना ही इस बच्चे को, क्योंकि मुझे धोखेबाजों और झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है। तुम इसी वक्त महल छोड़ दो, अपने इस बच्चे को लेकर जाओ। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ले जाओ इसे। इतना कहकर विक्रम पागलों की तरह वहाँ से चला गया। तारा ने बहुत मनाने की कोशिश की, पर विक्रम नहीं माना। राजकुमारी तारा अपने पुत्र को लेकर महल से बाहर निकल गई। महल से बाहर जाकर तारा को पता चला कि उसके पिता की हत्या हो चुकी थी और किसी दूसरे राज्य के राजा ने राज्य पर कब्जा कर लिया था। अब तारा के लिए अपने राज्य लौटना असंभव हो चुका था। वो बेचारी जंगल की ओर चली गई। वो एक गुफा के बाहर बैठकर रोने लगी। तभी उसका नन्हा पुत्र रोने लगा। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, तू यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद तारा वापस लौटी, मगर इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। मत घबरा बेटा, तेरे पिता ने तुझे और तेरी माँ को महल से निकाल दिया, अपमानित किया। अब मैं तुझे ऐसी विद्या सिखाऊंगी कि तू बड़े से बड़े योद्धा को भी अपने घुटनों पर ला सकेगा। ये कहानी सुनकर अर्जुन चौंक गया। आदित्य की आंखों में आंसू थे। पूछो इनसे पूछो ना, आखिर मेरी माँ की गलती क्या थी? उसने क्या धोखा किया था और मेरा कसूर क्या था? पूछो। राजा विक्रम फूट फूट कर रोने लगा।
अरे मुझे माफ कर दो। मैंने एक भूल की थी और ये बहुत बड़ी भूल थी। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, काली विद्या सिखाई ताकि मैं तुम सबसे बदला ले सकूं। तभी अब तक चुप बैठी तारा बोल उठी, देर मत करो, जो मंत्र मैंने तुम्हें सिखाए हैं उनका जाप करो और इस अर्जुन पर उस मंत्र का प्रहार कर दो। अब समय आ गया है इस राज्य को अपने अधीन करने का। तभी आकाश में उड़ती हुई मैना पक्षी कक्ष में प्रवेश कर गई। राजकुमार अर्जुन, अब समय आ गया है, पवित्र तालाब का जल मेरे ऊपर और इस स्त्री के ऊपर छिड़क दो। ये सुनकर तारा और आदित्य चौंक गए, परंतु राजकुमार अर्जुन ने बिना देर किए शीशी में भरा जल पक्षी पर छिड़क दिया और फिर तारा पर भी फेंक दिया। अगले ही पल रंग बदलने लगे, तारा चीखने लगी, उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में तारा एक भयानक झुर्रियों से भरी बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो चुकी थी। ये दृश्य देखकर राजकुमार आदित्य पूरी तरह से चौंक गया। अगले ही पल वो बूढ़ी औरत विकराल रूप धारण कर चुकी थी। उसे देखकर राजा विक्रम भी कांप गया। ओह, ये क्या? ये तो वही बूढ़ी औरत है जिसे मैंने और मेरे पिता ने बरसों पहले काला जादू करने के आरोप में महल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। तभी अचानक राजा विक्रम का पिंजरा गायब हो गया और अगले ही क्षण रंग बिरंगे प्रकाश में मैना पक्षी तारा के वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गई। ये दृश्य देखकर अर्जुन और आदित्य स्तब्ध रह गए। बेटा, जिसे तू अब तक माँ समझता रहा वो मैं नहीं, ये बूढ़ी डायन थी जिसने तुझे काली विद्या सिखाई, तेरे हृदय में नफरत, ईर्ष्या और क्रोध भर दिया। तेरी असली माँ मैं हूँ। डायन गुर्राने लगी और आदित्य की ओर देखकर चिल्लाई, ये सही कह रही है। इतना ही नहीं, मैंने ही इसकी बहन चंद्रलेखा को इसके विवाह के दिन ही अपनी जादू की शक्ति से मार दिया था, क्योंकि मैं केवल विक्रम से बदला लेना चाहती थी और मैंने ही इस तारा को मैना पक्षी में परिवर्तित किया था, लेकिन ये अपने असली रूप में आ गई। उस दिन जब मैं गुफा के बाहर पानी पीने गई तो तूने मुझे तालाब के किनारे पा लिया, मंत्रों के बल पर मुझे पक्षी बना दिया और खुद मेरे रूप में मेरे बेटे के पास लौट आई। और फिर मैं वर्षों तक अपने पुत्र से नहीं मिल पाई, लेकिन जब वर्षों बाद अर्जुन कनिष्क के जंगल में आया और उसने मुझे सब बताया तो मैं समझ गई कि समय आ गया है मुक्त होने का। जंगल में रहते रहते मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया था। मैं उस पवित्र तालाब के बारे में जानती थी और क्योंकि अर्जुन मेरे पति का पुत्र था, मुझे उस पर भरोसा था। इतना कहकर तारा अपने पुत्र आदित्य के पास चली गई और अगले ही पल वो भयानक डायन धधकती आग में जलकर राख हो गई। राजा विक्रम तारा के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो तारा। उस समय मैं क्रोध में था, पर जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं तुम्हें और अपने पुत्र को बहुत खोजा। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन तुम दोनों कहीं नहीं मिले। तारा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आदित्य अपने पिता की ओर बढ़ा। पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे नहीं पता था कि जिसकी छाया में मैं बड़ा हुआ वो मेरी माँ नहीं थी, बल्कि एक पिशाचिनी थी और मेरी सगी माँ एक पक्षी बनकर जंगलों में भटकती रही। मुझे नहीं पता था। राजकुमार अर्जुन मुस्कुराया। अरे बस कीजिए, अब आंसू पोंछ लो भैया, दुख के दिन समाप्त हुए। अब आप मेरे भाई हैं और मैं आपका भाई हूँ और हम दोनों के ये पिताजी हैं। राजा विक्रम मुस्कुराया और अपने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया। वो अपने परिवार को लेकर महल लौट आया। राज्य की सभा में सबके सामने उसने अपने बड़े पुत्र आदित्य को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। अर्जुन को कोई ऐतराज नहीं था।
वो गर्व से मुस्कुराया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।